हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। क्यों किया जाए इतिहास का अध्ययन? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहास को पढ़ करके हम शासन की खुदाई कैसे करें, कैसे जानें कि शासन और व्यवस्था इतिहास में कहाँ छुपी हुई है। प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, राजनैतिक व्यवस्थाएं थी, लोगों के जीवन जीने की शैली थी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इतिहास में छुपा हुआ होता है। और मानव सभ्यता में इतिहास का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो अपने पीछे के इतिहास को एक अपने स्वरूप के रूप में आकार और प्रकार देते हुए खुद में सुधार की भावना के साथ उसे सरोकार करती हैं। मानव की शुरू से ये इच्छा रहती है कि वो अपने पीछे की चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, और इतिहास को जान करके हम इतिहास में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं, उन खूबियों को अपना सकते हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई हैं। लेकिन मानवीय जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। क्लास का जो ये टॉपिक सामने आप देख रहे हैं, इसमें प्रारंभिक समाज के बारे में हमें जानना है कि समय की शुरुआत से कैसे कैसे इतिहास में क्या क्या घटनाक्रम हुए, मानव का इतिहास कितना पुराना है, कहाँ तक हम खोजें कर पाए हैं, कहाँ तक हमने किन किन सभ्यताओं के बारे में जाना है, उन सभ्यताओं में शासन व्यवस्था कैसी थी, लोगों के जीवन का स्तर कैसा था, उनका रहन सहन, खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, और उसके साथ साथ हम अपने आप को उस व्यवस्था के साथ तुलनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये एक मानवीय इच्छा शक्ति है कि हम जानें कितना पुराना हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस तरीके, किस कल्चर के साथ, किस संस्कृति के साथ, किस शासन व्यवस्था के साथ, किस सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के साथ अपने जीवन को बिताते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना ही इतिहास का अध्ययन है। इतिहास का अध्ययन करके हम शासन व्यवस्था को और प्रभावी, इतिहास में हुई गलतियों से आने वाले समय में सुधार, और इतिहास के द्वारा ही शासन व्यवस्था और गवर्नेंस को एक सही आकार और प्रकार दिया जा सकता है। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए भारतीय शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, यानी कि सिविक्स, पॉलिटी का नॉलेज जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी इतिहास का अध्ययन भी हो जाता है। क्योंकि बीता हुआ समय, उसकी शासन व्यवस्था की प्रणालियाँ, उस समय हुई खामियाँ, गलतियाँ जो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई हैं, वो हमें आगे सुधार के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि पीछे की हुई गलतियों से हम बच सकें। पीछे का अध्ययन हमें ये बताता है कि मानव चिकित्सा के लिए क्या करता था, शिक्षा के लिए क्या करता था, किस तरीके से वो अपने आहार के लिए, खान पान के लिए, संग्रहण के लिए व्यवस्थाएं करता था। इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इसमें प्रारंभिक समाज के बारे में हमें जानना है। समय की शुरुआत से किस तरीके से लेखन कला है, किस तरीके से शहरी जीवन के बारे में है। कहते हैं कि अगर अशोक ने भारत में शिलालेख ना गड़वाए होते, शिलालेख ना खुदवाए होते, तो हम कभी भी ये ना जान पाते कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो अभी इतिहास की खुदाई से, इतिहास के अंदर छुपे हुए तमाम रहस्यों से हम बहुत कुछ जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पुराना समाज है वो किस स्तर का था, और आज के समाज में हम किस स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, ये जानने में भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। उस समय की क्या क्या लिपियाँ थीं, कैसी लेखन शैली थी, कैसा जीवन था, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का हमें यहाँ मौका मिलता है। प्रारंभिक समाज के बारे में अगर बात करें तो प्रारंभिक समाज से संबंधित यहाँ पर दो तरीके की चर्चा करी गई है। पहला है कि सुदूर अतीत में जो बीत गया है, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में हमें जानना है। अपने आप उसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से मानव अपनी शुरुआत करता है, अपने जीवन के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने आवास के बारे में कितना सजग है, और अन्य जीवों से मानवीय चेतना कितनी प्रबल है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। पाषाण काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये मानवीय इतिहास है जो पाषाण काल है। मानव पत्थर का हथियार बनाने में सक्षम था,
उसके पास इतनी चेतना शक्ति थी कि वो पत्थर का हथियार बना सकता था। ये चेतना शक्ति पृथ्वी पर किसी अन्य जीव में नहीं थी। हथियार बना करके उससे वार कर सकता था, यानी कि अपनी शक्ति का वो को बढ़ा सकता था। पत्थर फेंक करके मारना, हथियार को फेंक करके मारना, तीर चलाना, ये सब मानवीय वो कला थी जिसने मानव की श्रेष्ठता को अन्य पर स्थापित कर दिया। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यहाँ ये हमें समझना है। और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन चरणों के बारे में, हड्डियों और पत्थरों के जो औजारों के अवशेष हैं उसका सबका अध्ययन किया है, और वो सब किस तरीके से मानव के विकास में सहायता किए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल व बीजों को इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वो किन तरीक़ों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। उनकी भाषा शैली क्या थी, किस तरीके से वे एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट होते थे, कोई भाषा का विकास हुआ था या नहीं हुआ था, या हुआ था तो किस स्वरूप में हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आप ये भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। अंत में आप ये भी जानेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्या जो आदिवासी लोग हैं, अगर उनके साथ हम अपने आप को संपर्क बना करके स्थापित करें, उनके साथ कोरिलेट करें, तो क्या हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा, कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान में जो इराक है, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। नदियों के किनारे ये स्थापित होते थे। प्रारंभिक साक्ष्य यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों, बहुतायत में पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, श्रमिकों, लिपिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। कि आप ये भी देखेंगे कि इनमें से शहरों और कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न ये है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों के बारे में, है ना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जो मनुष्य है वो जंगलों, गुफाओं, काम चलाऊं, घरों, आसरों, शिला के आश्रय थे, इनमें रहता था। बाद में जाकर के कैसे गांव बना, कैसे शहर बना, किस तरीके से समुदाय बना, कैसे कम्युनिटी बनी, किस तरीके से फिर राज्य बना, कैसे देश में परिवर्तन हुआ, इस सब की अपनी एक लंबी कहानी है और इससे जुड़ी तमाम घटनाएं हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5,000 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़ करके, यानी एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से शिफ्ट होकर के जो जीवन चलता था, खेती के लिए एक स्थान पे बस जाना, और जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे के विषय में देखेंगे कि जो खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर करते थे, जंगलों पर निर्भर करते थे, फल फूलों पर निर्भर करते थे, लेकिन खेती के बाद, पशुपालन की शुरुआत के बाद मनुष्य का जीवन विशेष रूप से खेती के साथ स्थायी हो गया, और फिर वही मनुष्य का जो जीवन स्थायी हुआ कबीले में परिवर्तित हुआ, कबीले, नगर, महानगर, और फिर महाजनपद के साथ साथ वो एक राज्य और राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होता चला गया। इन सब का अध्ययन हम प्रारंभिक समाज में सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। इतिहास की विषय वस्तु से हम काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि इतिहास को पढ़ करके हम शासन की खुदाई कैसे करेंगे, इसको भी हमें समझना है। वर्तमान समय में जो शासन है, शासन व्यवस्था है, उसमें इतिहास का क्या योगदान है, इस पर भी अपने मन में एक प्रश्न को बनाए रखेंगे कि किस तरीके से इतिहास आज के शासन व्यवस्था में अहम रोल प्ले करता है, उसकी भूमिका क्या है, इसका भी हमें निरंतर उत्तर खोजते रहने का प्रयास करना है।